नमस्कार हिंदी के प्रिय पाठकों, मैं डॉक्टर पलाशी विश्वास। आज हम भीष्म साहनी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक माधवी की समीक्षा करेंगे। माधवी नाटक भीष्म साहनी की एक प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक रंगमंच तथा कलात्मकता की दृष्टि से श्रेष्ठ रचनाओं में शामिल है। यह एक नायिका प्रधान नाटक है। नायिका पर आधारित यह नाटक मिथक तथा कल्पना का मिश्रण है। नाटक के तत्वों के आधार पर माधवी नाटक की समीक्षा इस प्रकार है। नाटक का सबसे पहला तत्व होता है कथानक। माधवी नाटक की कथा वस्तु महाभारत कथा के पात्र माधवी पर आधारित है। महाभारत के उद्योग पर्व के 106वें अध्याय से 123वें अध्याय तक माधवी के आख्यान का वर्णन है। माधवी नहुष कुल में उत्पन्न चंद्रवंश के राजा ययाति की पुत्री थी। ऋषि विश्वामित्र के शिष्य मुनिकुमार गालव अपनी शिक्षा संपन्न होने पर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने की हट करता है। विश्वामित्र अपने शिष्य की हट से क्रोधित होकर उसे 800 श्वेतवर्णी श्यामकर्णी अश्वमेधी घोड़े मांग लेता है। इस प्रकार की गुरु दक्षिणा को पूरा कर पाना गालव के लिए असंभव था। वह परेशान और हताश हो जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी मदद के लिए विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ देवता को भेजते हैं। गरुड़ की मदद से गालव दानवीर राजा ययाति के आश्रम में पहुंचता है। राजपाट से निवृत्त ययाति गालव की प्रतिज्ञा को सुनकर असमंजस में पड़ जाता है। ययाति अपनी दानवीरता की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपनी एकमात्र पुत्री माधवी को गालव को दान स्वरूप में दे देते हैं। ययाति गालव को बताता है कि माधवी को 2 वरदान प्राप्त है। एक तो उसे चिरकुमारी का वरदान प्राप्त है और दूसरा उसके गर्भ से ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो आगे चलकर चक्रवर्ती राजा बनेगा। ययाति अपनी एकमात्र पुत्री गालव को सौंपते हुए कहता है कि वह माधवी को किसी ऐसे राजा को सौंप दे जिसके पास अश्वमेधी घोड़े हो और माधवी के गर्भ से पुत्र प्रदान कर उस राजा से वे अश्वमेधी घोड़े प्राप्त कर ले। माधवी अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए गालव के साथ चली जाती हैं। वन पर्वतों से भटकते हुए गालव माधवी को लेकर अयोध्या नरेश हर्यश के पास पहुंचता है और माधवी को सौंप देता है। राजा हर्यश को माधवी के गर्भ से वसुमना नामक पुत्र लाभ होता है, जिसके बदले में गालव को 200 घोड़े मिलते हैं और माधवी गालव के पास लौट आती है। तत्पश्चात गालव और माधवी बाकी घोड़ों की तलाश में काशी नरेश, दिवोदास तथा वृद्ध भोजराज उशीनर के पास पहुंचते हैं और पुत्र अभाव में जी रहे इन राजाओं को माधवी के गर्भ से प्रतरदन और शिवी नामक पुत्रों की प्राप्ति होती है और बदले में इन राजाओं से गालव को 200 घोड़े प्राप्त होते हैं। तीनों राजाओं से गालव को कुल 600 घोड़े प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण आर्यवर्त में इन 600 घोड़ों के अतिरिक्त और कोई अश्वमेधी घोड़े न होने के कारण माधवी और गालव परेशान हो जाते हैं। माधवी गालव की प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहती है और उसे पूरा करने के लिए वह विश्वामित्र के पास जाकर उनसे कहती है कि वह माधवी को अपने आश्रम में रख ले और माधवी के गर्भ से चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त कर ले और उस पुत्र के बदले में बाकी 200 अश्वमेधी घोड़े माफ कर दे, जिससे गालव की गुरु दक्षिणा पूरा हो सके। विश्वामित्र मान जाते हैं और माधवी को अपने आश्रम में रख लेते हैं और माधवी से उन्हें अष्टक नामक पुत्र प्राप्त होता है।
तत्पश्चात माधवी अपने पिता ययाति के आश्रम में लौट जाती हैं। ययाति अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाते हैं, जिसमें राजा हरिश्च, दिवोदास, उशीनर अपने अपने पुत्रों को लेकर पहुंचते हैं। गालव के दीक्षांत का आयोजन भी उसी अवसर पर किया जाता है। गालव धर्म की दुहाई देकर माधवी को अपनाने से ठुकरा देता है। माधवी में सांसारिकता के प्रति मोहभंग होता है और वह अंत में आश्रम को त्याग कर सामाजिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार इस नाटक की कथानक संक्षिप्त, कौतूहलपूर्ण एवं नाटकीय है। घटनाओं से भरपूर यह नाटक 3 अंकों में समाप्त होता है। प्रस्तुत नाटक में महाभारत के मूल कथा से कुछ अंतर किया गया है। नाटक में गालव और माधवी एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। हालांकि यह प्रेम असफल हो जाता है। गालव बूढ़ी होती माधवी को अपनाने से हिचकिचाता है। मूल कथा में माधवी तपोवन में जाकर तपस्या करने लगती है, जबकि प्रस्तुत नाटक में उसका सांसारिक धर्म के प्रति मोहभंग हो जाता है। अंत में माधवी आश्रम छोड़कर चली जाती है। महाभारत का मूल मिथकीय प्रसंग माधवी, गालव और ययाति जैसे चरित्रों का महिमा मंडन करता है, जबकि भीष्म साहनी ने इस नाटक में कथा का एक भिन्न पाठ भी प्रस्तुत किया है, जो एक स्त्री के रूप में माधवी की पीड़ा का मार्मिक चित्रण करता है। प्रस्तुत नाटक ययाति की दानवीरता, गालव की गुरु भक्ति और विश्वामित्र के नैतिक द्वैत, प्रतिष्ठालोलुपता तथा खोखलेपन को दर्शाता है। इस प्रकार प्रस्तुत नाटक का कथानक सफल होता है। अब हम नाटक के दूसरे तत्व अर्थात पात्र तथा चरित्र चित्रण पर दृष्टि डालेंगे। किसी भी नाटक की सफलता में उसके पात्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पात्रों के द्वारा ही नाटककार अपने भावों की अभिव्यक्ति पाठकों तथा दर्शकों तक पहुंचाता है। नाटक की सफलता के लिए नाटक के पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए, ताकि एक आम पाठक उसे समझ सके। पात्रों की दृष्टि से माधवी को एक सफल नाटक माना जा सकता है। इसमें पात्रों की भीड़ नहीं है। इस नाटक में कुल 10-12 पात्र हैं। इनमें माधवी, गालव, ययाति, विश्वामित्र, राजा हरिश्च, राजा दिवोदास, वृद्ध राजा उशीनर, तापस, मारीच आदि प्रमुख पात्र हैं। यह एक नायिका प्रधान नाटक है और माधवी इसकी नायिका है। अतः लेखक ने उसके व्यक्तित्व में सुंदरता, सुकुमारता, कोमलता, नारी की विवशता, कर्तव्यपरायणता, स्वाभिमान, साहस और वीरता आदि नायकोचित गुणों को उभारा है। प्रस्तुत नाटक में गालव का चरित्र भी अहम है। लेखक ने गालव को एक सच्चे शिष्य, प्रतिभा संपन्न, हठधर्मी, स्वार्थमयी, असफल प्रेमी तथा पितृसत्तात्मक समाज के संवाहक के रूप में चित्रित किया है। गालव अपनी गुरुदक्षिणा को चुकाने के लिए स्वार्थ का सहारा लेता है और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए माधवी का प्रयोग करता है। लेखक ने प्रस्तुत नाटक में पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की कारुणिक दशाओं का चित्रण करते हुए पुरुष वर्ग को इसका जिम्मेदार माना है। गालव अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए माधवी का प्रयोग करता है, वहीं दूसरी ओर राजा ययाति अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपनी एकमात्र पुत्री माधवी को दान में दे देता है। इसी प्रकार राजा हरिश्च, काशी नरेश दिवोदास तथा वृद्ध नरेश उशीनर को भी उनके चरित्रों के अनुसार चित्रित किया गया है।
भीष्म साहनी ने प्रस्तुत नाटक में मिथकीय पात्रों का यथार्थ के धरातल पर चित्रण किया है। अब हम नाटक के तीसरे तत्व पर चर्चा करेंगे। तीसरा तत्व है कथोपकथन अथवा संवाद। संवाद नाटक का महत्वपूर्ण तत्व होता है। संवादों के माध्यम से ही लेखक अपने कथानक को गति प्रदान करता है तथा पात्रों का चरित्र विश्लेषण करता है। माधवी नाटक के संवाद सरल, सहज एवं स्वाभाविक है। लेखक ने छोटे छोटे रोचक संवाद लिखे हैं। सभी संवाद भावानुकूल तथा पात्रों के अनुकूल है। लेखक ने कहीं भी संवादों का विस्तार नहीं किया है। लेखक ने कहीं कहीं पर लंबे स्वगत दिए हैं, परंतु यह स्वगत वास्तव में पात्रों के अंतर्द्वंद को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इस प्रकार संवाद की दृष्टि से भी माधवी नाटक सफल सिद्ध होता है। अब हम नाटक के चौथे तत्व की बात करेंगे। चौथा तत्व है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। लेखक समय और स्थान के यथायोग्य वर्णन के द्वारा ही नाटक को प्रभावशाली बनाता है। इससे ही नाटक में सजीवता आती है। देश काल और वातावरण के अंतर्गत लेखक नाटक के समय, पात्रों की वेशभूषा, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, तत्कालीन रीति रिवाज, आवागमन के साधनों आदि का वर्णन करता है। मिथकीय नाटकों में देशकाल और वातावरण का वर्णन करते समय लेखक को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसकी कथा, समय व स्थान के विषय में पाठक तथा दर्शक वर्ग को पूर्व ज्ञान होता है। यह नाटक महाभारत कालीन समय को दर्शाता है। लेखक ने उस युग के सामाजिक रीति नियमों, आचार अनुष्ठानों, आश्रमों में होने वाले वैदिक क्रियाकर्मों, राजवंशों की कूटनीतियों आदि का चित्रण किया है। लेखक ने नाटक में तत्कालीन वातावरण की सृष्टि करने हेतु महाभारत कालीन वेशभूषा, शब्दावली, आश्रमों तथा राजमहलों की सजावट, पात्रों के नाम आदि का पालन किया है। इस प्रकार प्रस्तुत नाटक में तत्कालीन वातावरण सजीव हो उठा है। अब हम नाटक के पांचवें तत्व अर्थात भाषा शैली पर चर्चा करेंगे। माधवी नाटक की भाषा संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है। इस नाटक की भाषा में माधुर्य तथा प्रसाद गुणों की प्रचुरता है। माधवी के संवादों में माधुर्य गुणों की प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। इस नाटक में लेखक ने श्रृंगार, करुण, शांत आदि रसों का प्रयोग किया है। लेखक ने स्थान स्थान पर काव्यात्मक अलंकृत शैली का प्रयोग किया है। इस नाटक की भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल है। इनकी भाषा पात्रों की मनोवृत्ति, उनके भावों, विचारों और कार्य व्यापारों के सर्वथा अनुकूल है। अब हम नाटक के छठवें तत्व अर्थात अभिनेता पर चर्चा करेंगे। नाटक की रचना अभिनय के लिए ही किया जाता है। अभिनेता की दृष्टि से माधवी एक सफल नाटक है। इस नाटक के लिए भीष्म साहनी ने एक छोटी सी कथा को लिया है। कुल 3 अंक है। प्रथम अंक में दृश्यों की संख्या 3 है, द्वितीय अंक में 4 दृश्य तथा तृतीय अंक में 3 दृश्य हैं। सीमित पात्र हैं, संवाद छोटे हैं तथा सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। कहीं पर भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है। अतः रंगमंच पर अभिनय करते समय
अभिनेताओं को शब्दों की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार यह नाटक अभिनेता और रंगमंच की दृष्टि से सफल सिद्ध होता है। अब हम नाटक के अंतिम तत्व अर्थात उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। माधवी एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है। नाटक में लेखक ने ययाति कन्या माधवी के समूचे मिथकीय परिवेश को तोड़कर उसे नए रूप में रचा है और एक स्त्री जीवन को आधुनिक प्रासंगिक चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। पुरुष के विद्यादंभ, असत्य भाषण, पुरुषों की स्त्री लोलुपता, झूठी प्रतिज्ञा द्वारा यशस्वी बनने की कामना, स्वार्थ वृत्ति को प्रस्तुत नाटक में दर्शाया गया है। माधवी अपने पिता के वचन और अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण पीड़ित होती है, लेकिन उसकी पीड़ा के लिए ययाति, गालव, राजा हर्यश्च, राजा दिवोदास तथा राजा उशीनर उत्तरदायी होते हैं। ऋषियों द्वारा शिष्यों को दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था पर भी व्यंग्य किया गया है। इस प्रकार भीष्म साहनी ने प्रस्तुत नाटक के माध्यम से पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दशा का मार्मिक चित्रण किया है। अतः नाटक के तत्वों के आधार पर माधवी एक सफल नाटक सिद्ध होता है। धन्यवाद।